विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनु के अनुसार परराष्ट्रीय नीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मनु ने मनुस्मृति में परराष्ट्रीय नीति में के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को शामिल किया है। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पक्षों में उन्होंने 3 बातों को शामिल किया है। पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षड्गुण नीति और तीसरा उपाय। आज हम सबसे पहले परराष्ट्र नीति के संबंध में सबसे पहले पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत। मनु जो है मंडल सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्यों का एक शासक के समक्ष राज्यों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और मनु की इस संबंध में मूल मान्यता या मंडल सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि शासक को इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध जगत में अपने संबंध इस प्रकार से निर्धारित करने चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके शत्रु कम से कम हो और मित्र अधिक से हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाने की बात कहते हैं या शक्ति संतुलन के व्यवहारिक स्वरूप को जो है मान्यता प्रदान करते हैं। मनु सबसे पहले तो हमें समझ लें कि मंडल शब्द का अर्थ क्या है। मंडल का अर्थ एक वृत्त या घेरा होता है और इस प्रकार से मनु जो है मंडल में 12 राज्यों को शामिल करते हैं और इन 12 राज्यों में मंडल का जो केंद्रस्थ राजा है वो उसको उन्होंने विजुगीष माना है, अर्थात विजय की कामना या सफलता का इच्छुक जो राजा होता है उसको उन्होंने विजुगीष कहा है। और मंडल के अन्य राज्यों का वर्गीकरण जो है वो उन्होंने विजुगीष को केंद्र बिंदु मानकर किया या मंडल के अन्य राज्यों का जो नामकरण किया है वो विजुगीष को केंद्र में मानकर किया है। मंडल में मनु ने जो है वो 4 प्रकार के राजा बताए हैं: शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन। शत्रु राज्य कौन होता है? जिन 2 राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं या परस्पर मिली हुई होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के शत्रु होते हैं। और विजुगीष के शत्रु से जिस राज्य की सीमा मिली हुई होती है उसे मंडल के तहत मित्र माना गया है। और मध्यम वह राजा होता है जिसकी सीमा विजुगीष के शत्रु से भी मिली होती है और विजुगीष के मित्र से भी मिली हुई होती है। और उदासीन वह राजा होता है जो इन शत्रु, मित्र और मध्यम तीनों प्रकार के राजाओं से अलग होता है या उसकी स्थिति बिल्कुल इन सभी से भिन्न होती है या किसी से इनकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। ऐसे राजा को मनु जो है वो उदासीन राजा कहते हैं। इस प्रकार से एक मंडल में 4 प्रकार के राजा बताए हैं: शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन। अब मनु कहते हैं कि मंडल में 12 राजा होते हैं, यानी विजुगीष के अग्रभाग के 5 राजा और विजुगीष के पृष्ठभाग के 4 राजा और स्वयं विजुगीष, इस प्रकार से कुल 10 राजा हुए। और मध्यम और उदासीन, इस प्रकार से मंडल में 12 राजाओं को सम्मिलित किया है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले मंडल का केंद्रस्थ राजा कौन है? विजुगीष है, जिसे
मनु जो है बिजगीस कहते हैं। उसके बाद बिजगीस के राज्य से जिस राज्य की सीमाएं सटी हुई होती हैं उसे मनु क्या कहते हैं, शत्रु कहते हैं। और शत्रु से सटी हुई जो सीमा जिस राज्य की होती है उसे उन्होंने बिजगीस का मित्र कहा है। और इसके पश्चात बिजगीस के मित्र से सटी हुई जिस राज्य की सीमाएं होती हैं वो बिजगीस के शत्रु का मित्र होता है, इसलिए उन्होंने उसे शत्रु मित्र कहकर पुकारा है, क्योंकि ये जो है बिजगीस के शत्रु का मित्र हुआ। और शत्रु मित्र राज्य से जिसकी सीमाएं सटी हुई होती हैं उसको उन्होंने जो है मित्र कहा है, क्योंकि ये राजा जो है वो बिजगीस के मित्र का मित्र हुआ है इसलिए इसे उन्होंने मित्र नाम दिया है। और बिजगीस के मित्र से सटी हुई जिस राज्य की सीमाएं होती हैं उनको मनु जो है वो शत्रु मित्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये जो इसकी स्थिति जो है बिजगीस के शत्रु के मित्र की स्थिति यहाँ पर बनती है। इस प्रकार से मंडल में मनु ने जो है बिजगीस के पृष्ठभाग के 4 राजा बताए हैं। और इसके पश्चात बिजगीस के पृष्ठभाग के 4 राजाओं का वर्णन मंडल में मिलता है। तो पृष्ठभाग का जो पहला बिजगीस के पृष्ठभाग का पहला राजा जो होता है वो शत्रु प्रकृति का होता है, क्योंकि उसकी सीमाएं बिजगीस के राज्य से मिलती हैं, इसलिए उसकी प्रकृति शत्रु प्रकृति की है। और इस पृष्ठभाग के राजा को उन्होंने पार्षद ग्राह कहा है। इसके पश्चात पार्षद ग्राह से जिस राज्य की सीमाएं मिली हुई होती हैं उसको उन्होंने आक्रंद कहा है। और ये बिजगीस के मित्र पृष्ठभाग का मित्र कहलाता है, क्योंकि इसकी सीमाएं बिजगीस के शत्रु से मिली हुई हैं, इसलिए ये बिजगीस के लिए मित्र प्रकृति का राजा हुआ। और बिजगीस के मित्र आक्रंद से जिस राज्य की सीमाएं मिलती हैं उसको मनु जो है वो पार्षद ग्राह कहा है। ये बिजगीस के पृष्ठभाग के शत्रु का मित्र है, इसलिए ये बिजगीस के लिए शत्रु प्रकृति का राजा है। और बिजगीस के इसके पश्चात जो है पार्षद ग्राह राजा से जिस राज्य की सीमाएं मिली हुई होती हैं उसे मनु आक्रंदा सार कहते हैं। ये बिजगीस के पृष्ठभाग के मित्र का मित्र होता है, जिसे उन्होंने आक्रंदा सार कहकर पुकारा है। और इसके पश्चात मंडल में 2 राजा और हैं, जो कि एक मध्यम और दूसरा राजा है उदासीन। इस प्रकार से मंडल में कुल कितने राजा हुए? मंडल में कुल 12 राजा हुए। बिजगीस के अग्रभाग के 5 राजा और बिजगीस के पृष्ठभाग के 4 राजा। इस प्रकार से 9 राज्य हुए या राजा हुए। और स्वयं बिजगीस 10 और मध्यम और उदासीन ये इस प्रकार मंडल में कुल 12 राजा मनु सम्मिलित करते हैं। इसके पश्चात मनु ने जो है मंडल में की 72 प्रकृतियां बताई हैं। 72 प्रकृतियां किस प्रकार से हैं? उनका ये मानना है कि प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां होती हैं, जिनमें उन्होंने 5 द्रव्य प्रकृतियों में अमात्य, पुर, राज्य, कोश और दंड, इस प्रकार से प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां मिलाकर कुल कितनी प्रकृतियां हो गई?
12 राज्यों की जो है 12 राज्यों की 5 द्रव्य प्रकृतियां हैं और इस प्रकार से कुल कितनी हो गई 60 प्रकृतियां हुई और मंडल के ये 12 राजा इनमें हम प्लस करेंगे, इस प्रकार से कुल 72 मंडल की प्रकृतियां हुई हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनु जो है का ये कहना है कि प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य होना चाहिए कि राज्य की रक्षा और हित संवर्धन के लिए वो इस प्रकार से प्रयास करे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में या मंडल में, राज्य मंडल में उसके मित्र अधिक से अधिक हो और शत्रु कम से कम हो। और मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु ने एक शासक के समक्ष बीच के एक या राजा के सीमावर्ती और अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत जो है वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है और इसके माध्यम से जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब शासक जो है अंतर्राष्ट्रीय नीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी नीति का निर्धारण करे तो वह नीति का निर्धारण करते समय ये विचार कर सके मंडल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि किसी राज्य के प्रति वो जो नीति प्रतिपादित कर रहा है उसका जो है उसकी संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी और उस संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ही राजा दूसरे राज्यों के साथ अपनी नीति का निर्धारण करे, क्योंकि जो है उनका ये मानना है कि राजा को किसी शासक के मंतव्य के आधार पर ही उसकी बात का विश्वास नहीं कर लेना चाहिए या उसके संबंध में नीति का निर्धारण नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उसे जो है राज्य मंडल में किसी राज्य की स्थिति क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके शक्ति या दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले विभिन्न पक्ष, इन पक्षों को मनु ने प्रकृतियां कहा है। तो उन प्रकृतियों की जो है क्या स्थिति है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही राजा अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी नीति का निर्धारण करे। इस प्रकार से मंडल सिद्धांत के माध्यम से शासक जो है, जो विजय की कामना करना चाहता है, जो सफलता की कामना करना चाहता है, वह इस मंडल सिद्धांत को ध्यान में रखकर उस मंडल में किसी राज्य की स्थिति क्या है उसको ध्यान में रखकर ही अपनी नीति का निर्धारण करें। अब हम इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मनु के अनुसार उपाय। एक राजा को दूसरे राजा को अपने वश में करने के लिए किस प्रकार के उपायों का सहारा अंतर्राष्ट्रीय जगत में लेना चाहिए। इनमें सबसे पहले मनु ने जिस उपाय का वर्णन किया है वो है साम। साम का मतलब होता है कि सामने वाले राजा के प्रति प्रेम प्रदर्शित करके, आदर भाव सत्कार प्रदर्शित करके, प्रेम भावना प्रदर्शित करके जो है वह सामने वाले राजा को अपने वश में करे या उससे अपनी बात मनवाकर जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे। दूसरा उपाय उन्होंने बताया है दान। यदि साम उपाय से राजा को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में मनु दूसरे राज्य को वश में करने के लिए दूसरा उपाय बताते हैं दान। यानी यदि शासक लोभी प्रकृति का है, लालची प्रकृति का है, तो ऐसी स्थिति में उसे कुछ दान देकर, कुछ धन देकर, कुछ भूमि का भूखंड देकर या अन्य किसी प्रकार से उन्हें जो है दान देकर उसको संतुष्ट करके उसे अपने वश में करे या उससे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करे। इसके पश्चात तीसरा उपाय मनु बताते हैं दंड। यानी उनका कहना है कि यदि राजा जो है, राजा को इन दोनों उपायों से सफलता नहीं मिलती है तो दंड का मतलब है कि सामने वाले राजा को भय दिखाकर उसके ऊपर आक्रमण करके जो है उसे अपने वश में किया जाए। उसको भय दिखाकर, उसको चेतावनी देकर, दंड की चेतावनी देकर भी उसे अपने वश में किया जा सकता है। और चौथा उपाय है भेद। शत्रु पक्ष को पीड़ित
करने के मंतव्य से या उसको वश में करने के मंतव्य से राजा क्या करे कि जो शत्रु राज्य है, राजा की जो प्रकृतियां हैं, उसके जो मित्र हैं, उसके जो सहायक हैं, उनके मध्य फूट डाल करके उनके बीच मतभेद उत्पन्न करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से इन चारों उपायों का सहारा लेकर राजा को अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए या सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।